प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज तथा भारत में सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत विभाजन पर विस्तृत बात करेंगे। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में वे योग्यता क्रम में चौथे स्थान पर आए थे, लेकिन उन्होंने इस सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन से अधिक उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास का चिंतन अधिक उचित लगा। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने से सुभाष चंद्र बोस बड़े निराश हुए और जब चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गई, वे उसमें सम्मिलित हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए। किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्य, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, के निरंतर विरोध के फलस्वरूप उन्हें अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। उन्होंने इसे विदेशियों की सहायता द्वारा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर समझा। इस समय अंग्रेजों ने उन्हें घर में नज़रबंद कर रखा था, परंतु सुभाष चंद्र बोस सन 1941 में ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और पेशावर, मास्को, बर्लिन होते हुए जापान पहुँचे। उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। इन दिनों भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने निमंत्रण को स्वीकार किया। 13 जून 1943 को वे टोक्यो पहुँचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए। संसार की 9 शक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको और आयरलैंड सम्मिलित थे, ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेम, तिद्दिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान ली। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आज़ाद हिंद फौज अभाव और निराशा की मन स्थिति में बिखरने लगी। यद्यपि सुभाष चंद्र ने सेना में पुनः जोश भरने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। इन परिस्थितियों में अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप के पास विमान में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। किंतु कुछ इतिहासकार उनकी इस मृत्यु से सहमत नहीं हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक अमिट दरार डालने का कुटिलतापूर्ण एवं योजनाबद्ध प्रयास आरंभ किया। अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां का उपयोग किया। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। सैयद अहमद का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उन्होंने अंग्रेज शासकों के संदेह तथा शत्रुता को विश्वास तथा प्रेम में बदल दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल विभाजन के बाद सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था। अंग्रेज शासक भी कांग्रेस के आंदोलनों को विद्रोह के रूप में देखते थे, इसलिए वे कांग्रेस की एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा स्मृति पत्र के द्वारा अपनी कुछ मांगे उसके सम्मुख रखी। मांगों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों में मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। इस तरह लॉर्ड मिंटो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक बना, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। 1907 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के संविधान को लागू किया गया। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: पहला, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना। दूसरा,
ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मांग करना। तीसरा, लीग के उद्देश्य को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों एवं अन्य जातियों में यथासंभव मेलजोल रखना। संयोगवश लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सांप्रदायिक संस्था थी। अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लीग की स्थापना का विरोध किया और वे कांग्रेस में ही बने रहे। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आदि सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल भी चाटुकारी नहीं करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। 1909 में भारत के तत्कालीन सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य कांग्रेस के नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना था, परंतु इसका गहरा उद्देश्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान करना था। इसके द्वारा मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभुत्व रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के कारण मुस्लिम लीग पर उदारवादी तत्व हावी रहे। इसी कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व संबंधी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ी सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। इस तरह कांग्रेस ने भी अंततः सांप्रदायिक राजनीति को महत्व देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आए, जो आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बने। मुस्लिम लीग हिंदुओं के सामान्य हितों से भिन्न मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद सांप्रदायिक एकता का यह आधार समाप्त हो गया, अर्थात लखनऊ समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना पृथक रास्ता पकड़ लिया। 1922 से 1927 के बीच कई सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू महासभा ने राष्ट्र उन्नति व शुद्धि आंदोलन चलाए। इधर मुसलमानों ने भी तंजीर अर्थात मुसलमानों को संगठित करना और तबलीग अर्थात इस्लाम का विस्तार करना आंदोलन चलाए। हिंदू महासभा से लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे नेता जुड़े। इस बीच 1925 में डॉक्टर केशव राव बलीराम हेगड़ेवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई। मार्च 1927 में कांग्रेस व लीग के नेता हिंदू मुस्लिम एकता पर विचार मंथन करने एकत्रित हुए। इस बैठक में लीग में फूट पड़ गई और नाराज लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना लंदन चले गए। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता के निधन के कारण जिन्ना पुनः भारत आए और मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालने लगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट प्रकाशित कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा धक्का लगा। इस पंचाट ने मुसलमानों के साथ ही सिखों, भारतीय ईसाइयों और दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिकता के क्षेत्र को और विस्तार दे दिया। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। कांग्रेस चाहती थी कि पहले ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य
और भारत की स्वाधीनता पर अपने विचारों को स्पष्ट करे। जबकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु यह धीरे धीरे विकसित हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1939 में गढ़ा। जब रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी, उस समय इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुस्लिम लीग और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस विचार को एक लड़के की सनक कहकर टाल दिया। किंतु 23 मार्च 1940 ईस्वी का मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना जो प्रारंभ में राष्ट्रवादी मुस्लिम थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन 1920 के दशक के दौरान उन पर सांप्रदायिकता का ग्रहण लगना आरंभ हो गया था और 1928-29 में नेहरू रिपोर्ट के दौरान वे पूर्ण रूप से सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आए और अक्टूबर 1938 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। जिन्ना ने 1940 के इस लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने आग में घी का काम करते हुए पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहित किया और इस तरह अंततः भारत विभाजन पर कांग्रेस को आम सहमति बनानी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग को तत्पर थी, परंतु कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल स्वराज देने संबंधी अटलांटिक चार्टर की घोषणा भारत पर लागू करें, लेकिन चर्चिल ऐसी घोषणा करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा एवं युद्ध के मोर्चों पर मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होने तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिए उनमें प्रमुख थे कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा, साथ ही युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स के प्रस्तावों से कांग्रेस और लीग दोनों ही असहमत थे, क्योंकि कांग्रेस युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य चाहती थी, जबकि इस प्रस्ताव में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि क्रिप्स ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स ने संविधान निर्मात्री संस्था में लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी थी। कांग्रेस एवं लीग के अतिरिक्त सिखों, हिंदू महासभा, दलितों तथा अन्य ने भी क्रिप्स के प्रस्तावों से असहमति जताई। लॉर्ड वेवेल अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वेवेल भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है।
वेवेल की योजना के प्रमुख प्रावधान थे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होंगे तथा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। वेवेल ने जो योजना प्रस्तुत की उस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। वायसराय ने कांग्रेस तथा लीग को 8 से 12 नाम देने को कहा। कांग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी उसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम प्रतिनिधि लीग के सदस्यों में से ही लिए जाएं। इसका कारण यह था कि जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करके लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करना चाहते थे। मुस्लिम लीग के इस अड़ियल रवैये के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। आइए अब हम कैबिनेट मिशन पर एक नज़र डालते हैं। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति की ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। इस शिष्टमंडल के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। योजना के 2 मुख्य भाग थे। पहला, अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा दूसरा, संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिए अनुरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इस बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का निश्चय किया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली, जबकि लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। इस पागलपन और मूर्खता के बीच विवेक, साहस और गरिमा की एकमात्र प्रतिमूर्ति 70 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी शांति की पुनर्स्थापना के लिए नोआखाली गए। माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। गांधी जी ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। सरकार को सुचारू रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने की नीयत से अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार किया। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का मूल उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ बनाना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। इससे वातावरण खराब हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु लीग की दबाव की नीति के कारण समझौता नहीं हो सका। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही अंतरिम सरकार शीघ्र ही एक बेकार सी निकाय सिद्ध हुई। इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की।
भारत आते ही माउंटबेटन ने देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। कांग्रेस के नेता, जिसमें गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे, विभाजन के पक्ष में नहीं थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार के समक्ष विवश होकर कांग्रेस को विभाजन की सहमति देना पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस नेताओं की विवशता तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। इसे मनबाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की, उसके अनुसार भारत को 2 भागों, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किए जाने तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने संबंधी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो आरंभ में बंटवारे का विरोध कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय को समझने के पश्चात इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दूसरा, भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय कौन थे? तीसरा प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? चौथा, कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? वह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा? पांचवा प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में योगदान लिखिए। अगला प्रश्न, किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन किया गया, समझाइए।